सीमांत उपयोगिता घटेगी यदि उपभोग बढ़ेगा, उपभोग कम होगा, उपभोग स्थिर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, सीमांत यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, जैसे जैसे हमारे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, इट मीन्स हमारा कंजम्पशन क्या है, वो बढ़ रहा है। कंजम्पशन जितना बढ़ेगा उतनी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, उपभोग बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? रॉबिन्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या फिर जेके मेहता। राइट आंसर है सी, अल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने दी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ, जेके मेहता, प्रोफेसर रॉबिन्सन या फिर प्रोफेसर मार्शल। बताइए। देखिए, बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन और अब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सामान्यतः मांग और आय में संबंध होता है ऋणात्मक, धनात्मक, गुणात्मक या फिर विपरीत। देखिए, मांग और आय में जो संबंध होता है वो हमारा धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, यदि मांग की कीमत लो शून्य है तो मांग रेखा होती है वाई अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, ऊपर से नीचे गिरती हुई या फिर नीचे से ऊपर गिरती हुई। बताइए। देखिए, अगर मांग की कीमत लोच जो है वो हमारी शून्य है तो वहां पे जो मांग रेखा होगी वो वाई अक्ष के समांतर जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नमक की मांग की लोच होती है अत्यधिक लोचदार, पूर्णतः लोचदार, इकाई लोचदार या फिर अत्यधिक बेलोचदार। बताइए। देखिए, मांग की लोच जो होती है अत्यधिक लोचदार होती है नमक की मांग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा प्राइस, तो यहाँ पे कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से क्या है, हम उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे नमक का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने यह विचार दिया था कि उपयोगिता मापनीय है? हिक्स, पेरेटो, एलन या फिर मार्शल। देखिए, मार्शल ने कहा था कि उपयोगिता जो है वो मापनीय है, यानी उसको मापा जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, लगान सिद्धांत के जन्मदाता थे रिकार्डो, एडम स्मिथ, मार्शल या फिर माल्थस। देखिए, राइट आंसर है ए, रिकार्डो। जो लगान सिद्धांत है वो दिया था रिकार्डो ने। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, यही क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं और एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। तो ये प्रीवियस पेपर पूरा का पूरा आप एज इट इज लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं और एज इट इज यही क्वेश्चंस आए और आप नहीं कर पाए तो फिर बहुत अफसोस होगा। तो प्लीज थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, 2 महीने है अभी। नेक्स्ट है, श्रम की सेवा के बदले दिया गया मूल्य मजदूरी है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर जीड, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर सेलिगमैन या फिर प्रोफेसर बेनहम। देखिए, श्रम की सेवा के बदले दिया गया मूल्य मजदूरी है, यह कथन दिया था प्रोफेसर मार्शल ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम उत्पादन साधन है, यानी कि ये श्रम उत्पादन है वो किस तरह का साधन है? सक्रिय, निष्क्रिय, गतिशील या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रम उत्पादन जो है एक सक्रिय साधन है। ठीक है। नेक्स्ट है, मजदूरी किस उत्पादन के साधन का पुरस्कार है? श्रम का, लगान का, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, मजदूरी हमें कब मिलती है? जब हम श्रम करते हैं, तो मजदूरी क्या है? हमारे श्रम का पुरस्कार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से किसका पूंजी बाजार में क्रय विक्रय होता है? अंशों का, माल का, स्वर्ण का या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। राइट आंसर है ए, अंशों का।
जो पूंजी बाजार में क्रय विक्रय होता है वहां पे अंशों का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजी बाजार में परिवर्तित किया जा सकता है मुद्रा को प्रतिभूतियों में, प्रतिभूतियों को मुद्रा में, एवं भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट के अंदर। देखिए कैपिटल मार्केट में हम मुद्रा को प्रतिभूतियों में भी अपने परिवर्तित करा सकते हैं और जो प्रतिभूतियां होती हैं उसको मुद्रा में भी परिवर्तित करा सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी ए व बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी बाजार के कार्य हैं। अब पूंजी बाजार के यहाँ पे क्या क्या कार्य हैं? पूंजी प्रवाह करना, पूंजी की व्यवस्था करना, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करना या फिर उपरोक्त सभी। बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, क्योंकि पूंजी व्यापार में बाजार के अंदर पूंजी का प्रभावी किया जाता है, यानी कि वहाँ पे जो हमारी कैपिटल होती है उसका मूवमेंट होता है, व्यवस्था भी की जाती है और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण भी किया जाता है। जो कि अभी मैंने आपको बताया था, एक प्रतिभूति सेल की जाती है तो वही प्रतिभूति किसी और को बाद में कोई और परचेस कर लेता है, फिर उसको सेल तीसरे पर्सन को कर दिया जाता है, यानी हस्तांतरण होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी बाजार के महत्व से संबंधित है क्या? औद्योगिक विकास में सहायक है ये, पूंजी निर्माण में वृद्धि है, दोहरी भूमिका का संचालन होता है या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पूंजी बाजार के महत्व से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के स्रोत हैं कौन कौन से? ऋण पत्र, समतांश, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं या फिर ये सभी। बताइए। देखिए यहाँ पे दीर्घकालीन ऋण की बात की जा रही है, तो आपने पढ़ा होगा जब मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको लोन के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने ये भी बताया था कि जो इनके सोर्सेज होते हैं लॉन्ग टर्म में, उसमें ऋण पत्र भी आते हैं, समतांश भी आते हैं और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं भी आती हैं जो कि दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता के अधिकतम होने पर सीमांत उपयोगिता हो जाती है कैसी? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट है, 2020 में भी पूछा गया है। अगर आपने 2020 का पेपर भी देखा है तो आप इसका आंसर इजिली कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता है वो हमारी मैक्सिमम होगी कब? जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी जिसको सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं वो शून्य हो जाएगी। तो इनका ये रिलेशन चलता है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो वहाँ पे टोटल यूटिलिटी हमारी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है उसको इस पॉइंट पर आके फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसीलिए यहाँ पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल लागत इक्वल टू कुल स्थिर लागत प्लस, यानी कि कुल लागत किसके बराबर होगी जब हम कुल स्थिर लागत में वो जोड़ दें। बताइए वो कौन सी चीज है जिसमें हम कुल लागत स्थिर को जोड़ देंगे तो हमारी कुल लागत निकल कर आ जाएगी? कुल अवसर लागत, कुल वास्तविक लागत, कुल मौद्रिक लागत या फिर कुल परिवर्तनीय लागत। बताइए। जल्दी आंसर करिए क्या होगा इसका। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जो कि है हमारा कुल परिवर्तनीय लागत। नेक्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का नाम क्या है? जब मैंने आपको वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे तो वहां पर ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। नहीं देखिए तो प्लीज एक बार देख लीजिए, वन लाइनर में वो सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और देखिए 2019 में भी आया है ये क्वेश्चन। वेल्थ ऑफ नेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है या फिर अ गाइड टू इकोनॉमिक्स है। बताइए। अल्फ्रेड मार्शल की जो पुस्तक है उसको यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें तो वो है हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विशेष रेखांकन के बीच में क्या लिखा जाता है? बैंक का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या फिर भुगतान की जाने वाली राशि। बताइए। जब हम कोई भी चेक है उसको यहाँ पे रेखांकित करते हैं
तो वहां पर उस रेखाओं के बीच में क्या लिखा जाता है? ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप डेली क्लासेस देखते हैं तो आप इजीली इन सबका आंसर कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर लिखा जाता है बैंक का नाम, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं बैंक का, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, इस तरह से नाम लिखते हैं हम, जिससे कि ये सिक्योर करने के लिए होता है पेमेंट की, उसका मिसयूज ना हो, कहीं और पेमेंट ना हो, पर्टिकुलर उसी बैंक के अंदर उसका पेमेंट हो, इसीलिए यहाँ पर उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए फिर से एक और क्वेश्चन आ गया रेखांकित चेक का। रेखांकित करने से चेक का भुगतान होता है केवल कहाँ होता है? बैंक की खिड़की पर, बैंक खाते के मार्फत, ग्राहक के घर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए हम रेखांकित करने का पर्पस ही यही होता है कि जो भी पेमेंट हो वो सिक्योर तरीके से हो, उसका गलत पेमेंट ना हो जाए, उसका अकाउंट खिड़की पर ना होकर बैंक के खाते पर होता है, जो भी उस कस्टमर का खाता है बैंक में उस खाते में होता है उसका पेमेंट, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, अंकेक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हैं तलपट की जांच, विशेष बैंक विशेष की जांच, रोकड़ का सत्यापन, या फिर ये सभी? बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है हमारा ये सभी, ये सारी ही जांच अंकेक्षण के अंदर होती हैं, जिसके बेसिस पर पूरा पता लगाया जाता है कि सही तरह से एंट्री हो रही है या नहीं, या फिर ट्रीटमेंट जहाँ भी होना था जिन बुक्स के अंदर उसका सही ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं, और साथ में वाउचिंग भी चेक की जाती है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है, लागत अंकेक्षण किन के द्वारा करवाया जाता है? सरकार, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, व्यावसायिक संघ, या फिर ये सभी? लागत अंकेक्षण का मतलब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिटिंग से है। देखिए कॉस्ट ऑडिटिंग ऑडिटिंग कोई भी करा सकता है, या तो सरकार करा सकती है, औद्योगिक ट्रिब्यूनल है वो करा सकता है, व्यवसाय व्यापारिक संघ है वो करा सकता है, मतलब जिसको भी डाउट होता है वो करा सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट है, अंकेक्षक है कर्मचारी, नियोक्ता, स्वतंत्र व्यक्ति, या फिर लेखपाल? बताइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र व्यक्ति। ठीक है, अंकेक्षण किस तरह का होता है? स्वतंत्र व्यक्ति होता है, अपॉइंट वो कंपनी के द्वारा, या फिर देखिए ऑडिटर्स बहुत तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कोई विशेष काम के लिए किया जा रहा है या फिर कंपनी की तरफ से किया जा रहा है, शेयर होल्डर्स भी अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग लोग अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो किसी के साथ बाउंड नहीं होता, वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करता, वो स्वतंत्र होता है। कंपनी अपॉइंट करेगी तब भी वो कंपनी के दबाव में काम नहीं करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता है, दबाव उस पर होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल बेस पे काम करें तो एक ऑडिटर कोई भी अपॉइंट करे वो किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, उसका ड्यूटी है सही चीजों को पता लगाना। अब उससे कंपनी को लॉस हो, शेयर होल्डर्स को लॉस हो, ये गलत ये उसको नहीं देखना, उसे तो बस ट्रू इन्फॉर्मेशन दिखानी है, ट्रू पिक्चर दिखानी है, जो भी वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है कंपनी के अंदर अकाउंट्स का उसको वहाँ पे दिखाना है। उसे ये नहीं करना कि मुझे कंपनी ने अपॉइंट किया है, मेरी सैलरी पे फर्क पड़ेगा तो मुझे कंपनी को बचा के चलना है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो ऐसा नहीं होता है, कंपनी ऑडिटर से अपने जो भी अकाउंट्स हैं उनको मैनिपुलेट करा के शो करते हैं, जिससे कि कंपनी की बाहर इमेज गलत ना जाए। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। इसलिए अंकेक्षण क्या होता है, हमेशा एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, उसको इसी तरह से काम अपना करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? यानी कि फर्स्ट ऑडिटर जो होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रबंध द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, अंशधारियों द्वारा, या फिर सरकार द्वारा? और क्वेश्चन को याद रखिए, प्रथम की बात की जा रही है। देखिए प्रथम जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि संचालक मंडल द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और उसके बाद में जो अपॉइंट होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, और अगर इंटरनल अपॉइंट कराना है तो वहां पे प्रबंध कर सकता है।
यहाँ पे प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की बात की जा रही है, तो ये जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो पंजीयन होता है उसके 30 दिन के अंदर ये अपॉइंट हो जाने चाहिए, इसलिए यहाँ पे संचालक मंडल जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो ये था हमारा 2019 का पेपर। होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम ग्रुप की आईडी माई कॉमर्स इन्फो के नाम से ही है, वहाँ पे सर्च करेंगे 2 ग्रुप मिलेंगे, दोनों ही हमारे हैं। तो आप, एक है डिस्कशन के लिए और एक है जहाँ पर हम आपको पीडीएफ देते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।